जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की जो तैयारी है, ठीक है, फर्स्ट से लेकर के 6 सेमेस्टर की तैयारी आपकी कराई जाती है बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख ले दोस्तों, ठीक है। तो विजिट करके ज़रूर देख लेंगे, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आप 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ शानदार तरीके से तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए, आज की क्लास के माध्यम से दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर का हिंदी। अच्छा, हिंदी में आपके पेपर का नाम है हिंदी गद्य, ठीक है। जो आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, एग्ज़ाम 2024, एग्ज़ाम 2025 और ये जो क्लास है एग्ज़ाम 2026, एग्ज़ाम 2027 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, वहाँ पर जो बच्चे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के, उनको बीए 3rd सेमेस्टर हिंदी में 2 पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। हिंदी गद्य प्रथम और हिंदी गद्य द्वितीय। तो हिंदी गद्य प्रथम मैंने एक क्लास करा दिया है आपका, ठीक है, जो मॉडल पेपर 2 है और क्लास बीए 2 है, ठीक है। तो मॉडल पेपर 1 मैंने आपका करा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा। सभी विश्वविद्यालय के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए स्पेशली है, सभी विश्वविद्यालय के लिए है। सभी विश्वविद्यालय से स्टूडेंट जितने भी हैं सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलें, ध्यान रखेंगे, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, हिंदी का द्वितीय का इनका पेपर कोड है HND 202, ठीक है। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसके पहले मैंने आपके लिखित, ठीक है, लिखित क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहां इस बार आपके लिखित एग्जाम होंगे 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर के। तो एक बार दोस्तों जा कर के प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग जरूर देख लेंगे, मैंने आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, ठीक है। चलें, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे टॉप 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर विथ इंपॉर्टेंट नोट्स। अच्छा, जो बातें कंटिन्यू हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, ये 50-60 क्वेश्चन नहीं होते हैं हमारे क्लासेस में, ये लगभग 100 से प्लस आपके इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स यानी की पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराई जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वहाँ पर क्लास के बाद आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है, तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, यह जो क्लास है सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, उत्तर प्रदेश में जिनमें जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, सभी के लिए है। यदि आपका सब्जेक्ट और सिलेबस सेम है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। आपका पहला प्रश्न है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधि है, यानी ये जो रचना है कहानी विधा है या फिर नाटक विधा है, रेखाचित्र विधा है या फिर रिपोर्टाज विधा का है। तो जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये रचना है रिपोर्टाज विधा का है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर जी रॉबर्ट नर्सिंग होम में इसकी रचना किसने की थी। बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टाज से उद्धृत है, यानी रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो रचना है यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, भारतेंदु का नाटक नहीं है, यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनका नाटक इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो देखिए, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और चंद्रावली, ये तीनों नाटक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, लेकिन जो राज्यश्री है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। अच्छा, तो राज्यश्री किसका है। तो राज्यश्री जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक है राज्यश्री, और इसका जो प्रकाशन है 1915 में हुआ था राज्यश्री का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है राज्यश्री, बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्यश्री जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। अब जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इनके कुछ नाटक के नाम यहाँ पर मैंने लिखा है, तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। देखिए, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा न हिंसा भवती, प्रेम योगिनी, विशस्य विषमोषधम, चंद्रावली, नीलदेवी, सती प्रताप, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी, ये सभी क्या है, ये सभी नाटक हैं, ठीक है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। लेकिन इसमें जो भारत दुर्दशा है ये बहुत ही फेमस है, आप लोग 10th और 12th में भी भारत दुर्दशा के बारे में पढ़ा होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा पूछा जाता है शुरू से, भारत दुर्दशा, ठीक है।
तो भारत दुर्दशा के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक की रचना साल 1875 में की थी। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें उन्होंने भारत की दुर्दशा को कुछ काल्पनिक प्रतीकों के जरिए दिखाया है। ठीक है, इसीलिए यह फेमस है भारत दुर्दशा। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा गया है, प्रसाद युग के नाटककार नहीं है। निगेटिव प्रश्न पूछा गया है, कौन नहीं है भैया? तो इसमें जो आपके मोहन राकेश हैं, यह प्रसाद युग के नाटककार नहीं है। ठीक है, यह एक एकांकीकार है मोहन राकेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी और गोविंद दास, ये तीनों प्रसाद युग के नाटककार हैं। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, हिंदी का ऐतिहासिक नाटक नहीं है। बताइए आप लोग, हिंदी का इनमें से कौन सा ऐतिहासिक नाटक नहीं है? देखें, स्कंदगुप्त, राजश्री और राखी की लाज, ये तीनों हिंदी की ऐतिहासिक नाटक हैं। लेकिन सूखी डाली ये ऐतिहासिक नाटक नहीं है हिंदी का। ठीक है, अब चलिए, सूखी डाली को किसने लिखा भैया? सूखी डाली श्री उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है। सूखी डाली एकांकी है। ठीक है, एकांकी संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाती है। ठीक है, सूखी डाली क्या है? एकांकी है। और जो एकांकी है सूखी डाली, ये संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाती है। किसके द्वारा लिखा गया है? उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, हिंदी एकांकी के प्रवर्तक नाटककार हैं। हिंदी एकांकी के प्रवर्तन जो नाटककार हैं वह कौन है? वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट को मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब एक घूंट हिंदी की प्रथम एकांकी है, तो एक घूंट को लिखा किसने था? यह भी तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आमतौर पर जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनके द्वारा लिखा गया है एक घूंट। ठीक है, ये क्या है? एकांकी है, हिंदी की पहली एकांकी मानी जाती है एक घूंट को। और जो एकांकी है एक घूंट, इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक घूंट किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। एक घूंट का प्रकाशन कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, एक घूंट किस प्रकार का आपका किस प्रकार के रचना के अंतर्गत आता है? तो एक घूंट एकांकी रचना के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलें। हिंदी की पहली आत्मकथा है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है, जिसे बनारसी दास ने लिखा था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अर्धकथानक को किसने लिखा है? बनारसी दास ने लिखा है। अब पूछा जाता है अर्धकथानक किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर लिखा गया है, इसे किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली आत्मकथा माना जाता है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, जब कोई महान व्यक्ति तटस्थ होकर अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता हो तो उसे कहते हैं? तो उसे आत्मकथा कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, रिपोर्टाज। ठीक है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का, उर्दू का, तुर्की भाषा या फिर फ्रांसीसी का? तो जो रिपोर्टाज है साथियों, यह आपके फ्रांसीसी भाषा का है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है तो उस विद्या को कहते हैं? तो उस विद्या को जीवनी कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम है। ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। ये पूछा क्या गया है, बहुत ही ध्यान से पढ़िए आप लोग। देखें, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रंगपीठ। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये 2024 में आपका पूछ चुका है प्रश्न। ठीक है, चले अब प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से कौन सा रचनाकार एकांकीकार नहीं है?
तो इसमें जो जगदीश चंद्र माथुर हैं यह एकांकीकार रचनाकार नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी मोहन राकेश, गिरिजा कुमार माथुर और भुवनेश्वर ये सभी क्या हैं, ये सभी एकांकीकार रचनाकार हैं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष में की गई। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो रचना है साथियों, यह वर्ष 1933 में की गई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें से मैं कुछ बता देता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन साल 1933 में हुआ था। यह नाटक जयशंकर प्रसाद का आखिरी नाटक था। इस नाटक में स्त्री पुनर्विवाह, अनमोल विवाह और तलाक जैसी समस्याओं को उठाया गया है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, यौवन तेरी चंचल छाया शीर्षक नेपथ्य गीत ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस अंक में है। तो यह द्वितीय अंक में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, जो लास्ट के प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देख लेके, ठीक है, ध्यान से देख करके जाएंगे आप सभी लोग और लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करेंगे इस क्लास को। चले, यह कसम और आंसू सह जा, यह कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक में किसका है। तो यह मंदाकिनी का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह किसका कथन है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह पुरोहित का कथन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का सबसे षड्यंत्रकारी पात्र है रामगुप्त। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या पूछा गया है, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर हो, उक्त कथन नाटक ध्रुव स्वामिनी के किस पात्र का है। तो यह रामगुप्त के पात्र का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में समुद्रगुप्त किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना था। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में समुद्रगुप्त जो उत्तराधिकारी बनाना था, चंद्रगुप्त को बनाना था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, किस आचार्य ने, ठीक है, इन चारों में से कौन से आचार्य हैं जिन्होंने ध्रुव स्वामिनी नाटक को प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना। यानी जयशंकर प्रसाद का ये रचना है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। तो इनमें से जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं, इन्होंने ध्रुव स्वामिनी नाटक को जयशंकर प्रसाद के एक नवीन प्रयोग माना है, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ता है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चले, 21 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, अंधेर नगरी नाटक किसकी रचना है। अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो साथियों, इसमें जो झांसी की रानी है यह जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और अजात शत्रु ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। झांसी की रानी ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ठीक है। देखिए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक जयशंकर प्रसाद ने ही लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावनात्मक नाटक लिखे थे। इनमें से उनका पहला नाटक कौन है, सज्जन, जो साल 1910 में प्रकाशित हुआ था। वहीं ध्रुव स्वामिनी उनका आखिरी नाटक था, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन है, सज्जन, जो 1910 में प्रकाशित हुआ, और इनका आखिरी नाटक ध्रुव स्वामिनी है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की मूल समस्या है शिक्षा की, जीत की, धर्म की या स्त्री अस्मिता की। तो जो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो मूल समस्या है वह स्त्री की अस्मिता की, ठीक है, मूल समस्या है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की स्त्री पात्र है देवसेना, ये बाहुबली वाली है क्या, नहीं, कार्नेलिया, कोमा या फिर विजया। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो स्त्री पात्र है साथियों, यह आपकी कोमा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कोमा।
तो साथियों इसमें जो स्कंदगुप्त है ये ध्रुवसाम्नी नाटक का पात्र नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, जो ध्रुवसाम्नी नाटक है अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चले आपके बुक में दिया होगा। देखिए ध्रुवसाम्नी की कथा वस्तु इतिहास के किस कालखंड की है, तो ये इतिहास की गुप्त काल के कालखंड की है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 26 का। अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग मॉडल पेपर देख लेते हैं कंटिन्यू तो भी आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले आपको मैं मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के जो भी हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के, मैं सभी को शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी विश्वविद्यालय का पेपर कोड होगा आप लोग टेलीग्राम पेपर प्रश्न पत्र है वो टेलीग्राम पर आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिए आप लोग टेलीग्राम, वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजेंगे और उसको मैं सॉल्व करा के आपको दे दूंगा, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है, छायावाद युग से, छायावादोत्तर युग से, द्विवेदी युग से या भारतेंदु युग से। तो हिंदी एकांकी का जो विकास है ये भारतेंदु युग से माना जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ आप लोग बड़ा ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, हिंदी एकांकी का विकास भारतेंदु युग से माना जाता है, लेकिन हालांकि हिंदी एकांकी के विकास के संदर्भ में प्रसाद के युग को यानी जयशंकर प्रसाद के युग को द्वितीय युग माना जाता है, ठीक है। प्रसाद के एक घूंट 1929 को हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है, यह आधुनिक एकांकी साहित्य की पहली मौलिक कृति है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने जाते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, नील देवी के रचनाकार कौन है, नील देवी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, तो विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, तपोभूमि किस विधा की रचना है, तो जो तपोभूमि है यह एक उपन्यास विधा की रचना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा, सर जी तपोभूमि की रचना अगर उपन्यास है तो तपोभूमि लिखा किसने है, इसके रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखेंगे तपोभूमि ज्ञानेंद्र कुमार और ऋषभ चरण जैन द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 32 है, 32 नंबर, परीक्षा गुरु के रचनाकार है, फेमस क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछा जाता है। तो लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा, सर जी परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था परीक्षा गुरु का, तो ध्यान रखेंगे परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष है 1882 में हुआ था, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 33 है, राग दरबारी किस विधा की रचना है, राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब राग दरबारी को लिखा किसने है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो ध्यान देंगे आप लोग। देखिए राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है, यह हिंदी साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल की लिखी हुई एक व्यंग्य रचना है। इस उपन्यास को लिखने के लिए उन्हें साल 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अच्छा, राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष कब है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। देखिए आप लोग भी साथ साथ अगर जानेंगे, आप लोग भी अगर ढूंढेंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलें, चारुचंद्र लेख, देखिए चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं, चारुचंद्र लेख के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, मिस्टर अभिमन्यु किस विधा की रचना है, निबंध है, एकांकी है, आत्मकथा है या फिर नाटक है। तो जो मिस्टर अभिमन्यु है साथियों यह आपका नाटक विधा की रचना है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब मिस्टर अभिमन्यु को लिखा किसने है, यह भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। देखें, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित एक नाटक है जिसकी रचना उन्होंने सन 1971 में की थी, ठीक है। अब लक्ष्मी नारायण लाल के कुछ और नाटक हैं जैसे अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, सूर्यमुख, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सबरंग मोहभंग, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल के। प्रश्न नंबर 36 है आपका, मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है, मेरी जीवन यात्रा
ये आत्मकथा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 है आपका, औरंगजेब की आखिरी रात किस विधा की रचना है? एकांकी है, नाटक है, कहानी है या उपन्यास है? तो औरंगजेब की आखिरी रात यह एकांकी है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा औरंगजेब की आखिरी रात किसकी रचना है या फिर किस विद्वान ने इसको लिखा है, तो ध्यान रखेंगे औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी है। इसे आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार और आलोचक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 38 आपका, उपेंद्रनाथ अश्क का एकांकी है? तो इनका एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे 1938 में उन्हें एकांकी लक्ष्मी का स्वागत और अधिकार का रक्षक छपे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ध्यान रखेंगे जो लक्ष्मी का स्वागत है और अधिकार का रक्षक है, ये दोनों एकांकी है। और ये दोनों एकांकी कब छपी थी? 1938 में। प्रश्न नंबर 39 है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी का कथ्य है? मानव जीवन के दुर्बल पक्ष का उद्घाटन, बिल्कुल। शक्ति के मद में मंदाक्त व्यक्ति का चित्रण, बिल्कुल। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता महत्वाकांक्षा है, इस तथ्य का उद्घाटन, बिल्कुल। ये सभी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, कारवां एकांकी है? उपेंद्रनाथ अश्क का है, भुवनेश्वर प्रसाद का है, मोहन राकेश का है या फिर किसी का नहीं? तो जो कारवां एकांकी है भुवनेश्वर प्रसाद का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी है? तो इनका एकांकी है मिस्टर अभिमन्यु। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 42 इसमें पूछा गया है, सही सुमेल है, यानी इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से एक सही होगा, बाकी 3 गलत है। तो औरंगजेब की आखिरी रात, ये इसके रचनाकार कौन है? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है। इसके रचनाकार ये एक एकांकी है औरंगजेब की आखिरी रात, और इसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। भोर का तारा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। और लक्ष्मी का स्वागत किसने लिखा है? उपेंद्रनाथ अश्क ने। ठीक है, यानी इसमें से ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, सिपाही की माँ मोहन राकेश ने लिखा है, बिल्कुल। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया है, सन 1909 में प्रकाशित कहानी नकली किला किसकी थी? तो जो नकली किला है मैथिली शरण गुप्त की है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया, किस मासिक पत्रिका ने, अच्छा मासिक पत्रिका यानी जो महीने में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं थीं उनको मासिक पत्रिका बोला जाता है। ठीक है, अच्छा मासिक पत्रिका ने हिंदी में मौलिक कहानियों की परंपरा विकसित की? किस मासिक पत्रिका ने, यानी किस महीने वाली पत्रिका ने हिंदी में मौलिक कहानियों की परंपरा विकसित की? तो इसको विकसित करने वाली सरस्वती पत्रिका थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया, उसने कहा था कहानी किसने लिखी है? उसने कहा था, तो यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की कौन सी कहानी अधिक लोकप्रिय हुई? ताई, माँ, रक्षाबंधन या भाई? तो रक्षाबंधन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 47 पूछा गया है, कानों में कंगना कहानी किसने लिखी है? तो यह जो कहानी है यह राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने लिखी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। अब यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कहानी कानों में कंगना के लेखक राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह है। यह कहानी साल 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 48 है आपका, हिंदी की अमर कहानी उसने कहा था का प्रकाशन कब हुआ? तो उसने कहा था इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद ने पहले प्रकाशित होने वाली कहानी कौन सी थी? तो मुंशी प्रेमचंद की सबसे पहले जो कहानी प्रकाशित हुई थी वह कौन थी? वह आपकी थी पंच परमेश्वर।
ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं? 300। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 51 पूछा गया है, निम्नलिखित में ऐसा कहानीकार कौन सा है जिस पर मार्क्स की विचारधारा का प्रभाव नहीं है, यानी कार्ल मार्क्स की विचारधारा का प्रभाव नहीं है। तो जो मुंशी प्रेमचंद हैं इन पर ठीक है कार्ल मार्क्स के विचारधारा का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो आप इस क्लास को आगे जरूर सेंड करेंगे। जल्द मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।